नमस्कार साथियों, आज हम तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2018 प्रथम पारी का जो पेपर हुआ उसके शेष प्रश्न हल करेंगे। यानी जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो 23 अगस्त 2018 को तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसकी प्रथम पारी का जो पेपर है वो हम आज कुछ प्रश्न पहले हल किए थे, शेष प्रश्न आज हल करेंगे। तो आज का प्रश्न है, एक डीसी मोटर में आर्मेचर ताम्र हानि कुल बार हानि के लगभग होती है। यानी पूछा है कि डीसी मोटर के अंदर ताम्र हानि का मान क्या होता है। तो डीसी मोटर हो चाहे जनरेटर हो, यानी डीसी मशीन के अंदर जो ताम्र हानि होती है, आर्मेचर के अंदर ताम्र हानि, आर्मेचर ताम्र हानि, ये जो कुल हानि होती है इसकी 30% से 40% तक ताम्र हानि होती है। यदि फील्ड की पूछ ले, फील्ड ताम्र हानि, तो ये फील्ड ताम्र हानि 20 कुल पर जो हानि होती है उसकी 20 से 30% तक होती है। यदि यांत्रिक हानि पूछ ले, यांत्रिक हानि जो कुल हानि होती है उसकी 10% से 20% तक होती है। और स्ट्रे लोड हानि पूछ ले, स्ट्रे लोड हानि, तो ये जो कुल हानि होती है उसकी 1% होती है। तो आर्मेचर ताम्र हानि होती है, कुल हानियाँ होती है मोटर या मशीन के अंदर उसकी 30 से 40%। फील्ड ताम्र हानि होती है 20 से 30%। यांत्रिक ताम्र हानि होती है 10 से 20%। और स्ट्रे लोड हानि पूछे तो ये होती है जो कुल हानि होती है उसकी 1%। तो इसमें क्या पूछा है, ताम्र हानि, आर्मेचर ताम्र हानि, तो ये होगी जो कुल हानियाँ है, बार पर जो कुल हानि है उसकी 30 से 40% होगी आर्मेचर ताम्र हानि। तो राइट आंसर क्या है, डी। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर को बिना भार पर चलाए जाने पर इसकी चाल किसके द्वारा सीमित की जाती है। यानी एक यूनिवर्सल मोटर है, यानी ऐसी श्रेणी मोटर हम कह सकते हैं या सार्वत्रिक मोटर भी इसे कह सकते हैं, को बिना भार पर चलाने पर इसकी गति बहुत ज़्यादा उच्च हो जाती है। तो इसको सीमित किसके द्वारा क्यों होती है, यानी किसके कारण यह सीमित होती है। तो इसकी गति वाइंडेज और घर्षण के कारण सीमित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइंडेज और घर्षण के कारण इसकी गति कुछ सीमित होती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। यानी वो कौन सी मोटर है जो सिग्नल और टाइमिंग युक्तियों में प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन देखो, रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग टाइमिंग युक्ति और सिग्नल आदि में किया जाता है। दूसरी कौन सी है, शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर का उपयोग छोटे जो खिलौने होते हैं या जो कूलर होती है उसकी वाटर पंप होता है उसमें, या छोटे पंखे होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है शेडेड पोल मोटर का। स्टेरेसिस मोटर, स्टेरेसिस मोटर का प्रयोग विद्युत घड़ी, टेलीप्रिंटर या गियरिंग प्रणाली या टेप रिकॉर्डर आदि में किया जाता है। डबल कैपेसिटर मोटर, डबल कैपेसिटर मोटर जहां उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के साथ प्रचलन हो सिंगल फेज मोटर के तौर पर, तो वहाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एसी है या रेफ्रिजरेटर है, इनमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों में पूछा है तो रिलक्टेंस मोटर हो जाएगा, यानी ए। रिलक्टेंस मोटर को हिंदी में अनिच्छा मोटर भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस मोटर। अगला क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मुख्यतः एक पद्धति है। यानी वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण है, यह डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि है। वार्ड लियोनार्ड यानी जो शंट और कंपाउंड मोटर है उसकी गति नियंत्रण करने की एक विधि है। और वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण में 3 मशीनें होती है और इसका जो प्रयोग
होता है वो मोटर की गति नियंत्रण में करते हैं, और आर्मेचर की वोल्टता को नियंत्रित करके ईबी नियंत्रित की जाती है और इससे मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, यानी मुख्यतः एक है। अब देखो ऑप्शन देखो, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण सही है, फील्ड नियंत्रण है, क्षेत्र नियंत्रण नहीं, क्षेत्र नियंत्रण नहीं की जाती है। इसके द्वारा आर्मेचर की वोल्टता नियंत्रित की जाती है, जिससे विरोधी विद्युत वाहक विलयन ईबी नियंत्रित हो जाता है और मोटर की गति ईबी के समानुपाती होती है, तो मोटर की गति नियंत्रित हो जाती है। आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण नहीं, क्षेत्र डाइवर्टर यानी क्षेत्र को डाइवर्ट करना, यानी क्षेत्र की धारा को एक दूसरे पद से गुजारना नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि। तो राइट आंसर है ए, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, सेरामिक कैपेसिटर में मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला यौगिक है, यानी सेरामिक कैपेसिटर है किसका बनाया जाता है, तो बेरियम, यानी जो यौगिक प्रयोग करते हैं उसमें वो क्या है, बेरियम टाइटेनियम प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम टाइटेनेट। तो किसमें, बी ऑप्शन में बेरियम टाइटेनेट। अगला क्वेश्चन है, यदि ई डीसी मोटर का वेग ईएमएफ है और वी टर्मिनल वोल्टता है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति होगी। एक डीसी मोटर की अधिकतम शक्ति कब होती है, जब इसके अंदर जो विरोधी विद्युत वाहक बल है वो लगाए गए या टर्मिनल वोल्टेज से 1/2 हो, यानी अधिकतम शक्ति पर जो ई है वो लगाए गए V का 1/2 यानी आधा हो। मान लो एक मोटर है, डीसी मोटर है, जिसके अंदर हम 200 वोल्ट लगा रहे हैं, तो इसके अंदर यदि 100 वोल्ट ईबी विकसित है, ईबी का मान 100 वोल्ट है, तो इसकी अधिकतम शक्ति होगी। तो हम क्या कहेंगे कि लगाए गए वोल्ट का आधा, यानी ई कब अधिकतम शक्ति मोटर कब अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगी, जब लगाए गए वोल्ट से आधा ईबी विकसित हो। तो यानी ईबी बराबर क्या होगा, V/2। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक जो वेग ईएमएफ है वो तो है ई, और लगाया गया वो टर्मिनल वोल्टेज है V। तो किस स्थिति में होगा, तो ईबी या ई हम इसमें ई से ही प्रदर्शित किया है, तो ई बराबर होगा V/2, तो अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगी मोटर। तो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, ई बराबर V/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मोटर की भार रहित चाल 1350 आरपीएम है और पूर्ण भार पर चाल 1150 आरपीएम है, तो इसका चाल नियमन होगा, यानी गति रेगुलेशन पूछा है। मोटर का गति रेगुलेशन किस प्रकार से निकालेंगे, किसी मोटर का गति रेगुलेशन एनआर और प्रतिशत में दे रखा है, तो एनआर इन प्रतिशत, यानी गति रेगुलेशन बराबर क्या होता है, बिना भार गति नॉल, यानी एन इज नो लोड माइनस एन इज फुल लोड बट्टा एन इज फुल लोड इंटू 100, यानी बिना भार गति माइनस पूर्ण भार गति बट्टा पूर्ण भार गति इंटू 100 बराबर होता है गति रेगुलेशन या चाल नियमन। अब देखो बिना भार पर गति क्या दे रखी है, एक मोटर है जिसकी भार रहित चाल 1350 आरपीएम है, यानी नो लोड गति है 1350 माइनस पूर्ण भार पर इसकी गति क्या है, फुल लोड पर है 1150 बट्टा पूर्ण भार गति कितनी हो गई 1150 इंटू 100, प्रतिशत में लेना है तो 100। अब देखो 1350 माइनस 1150 कितना हो गया 200 इंटू 100 बट्टा 1150। इसको ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है 4 टाइम 0 बट्टा 1150, 0 से 0, 2000 के अंदर 115 का भाग लगाते हैं तो क्या आ रहा है 2000 भाग 115, तो आ रहा है 17.39, 17.39 प्रतिशत में आएगा ये। तो ये हो जाएगा एनआर बराबर 17.39 प्रतिशत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें 17.39, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर होगा सी 17.39 39% यानी 17.39%।
अगला क्वेश्चन है, एक डीसी श्रेणी मोटर की गति और आर्मेचर करंट की विशेषता वक्र होती है। एक डीसी श्रेणी मोटर की पूछी है, तो श्रेणी मोटर की गति और आर्मेचर करंट है। अब श्रेणी मोटर के अंदर आर्मेचर करंट और लोड करंट का मान एक ही होता है, यानी श्रेणी मोटर है तो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गई श्रेणी मोटर, डीसी श्रेणी मोटर। मान लो यहाँ प्लस माइनस जो हम सप्लाई लगा रहे हैं। अब जो इसमें से प्रवाहित होगा वो लोड करंट, इसमें से प्रवाहित होगा वह है फील्ड करंट, ISC कह सकते हैं, और ये हो गया IA। तो तीनों का मान एक ही रहेगा, IL बराबर ISC बराबर IA, ये मान एक ही रहेगा। तो आर्मेचर करंट लोड करंट ये एक ही है, यानी समान रहेगा। तो इसे हम लोड करंट और गति विशेषता विश्लेषण भी कह सकते हैं। तो लोड करंट और गति विशेषता विश्लेषण क्या होगा कि किसी मोटर का लोड करंट और गति N, इनमें क्या संबंध है। डीसी श्रेणी मोटर की गति बिना भार पर बहुत ज़्यादा उच्च होती है। ज्यों ज्यों भार का मान बढ़ाते हैं गति का मान घट जाता है, क्योंकि भार का मान बढ़ाने पर फ्लक्स का मान बढ़ता है, फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति घटेगी। और एक अवस्था आएगी कि चुंबक यानी क्षेत्र चुंबक संतृप्त अवस्था में आ जाएगा, उसके बाद लगभग स्थिर गति से मिलेगी। तो ये कंडीशन है, इस प्रकार का इसका आरेख बनेगा। यानी लोड करंट, अब इसे लोड करंट कहो चाहे आर्मेचर करंट कहो, तो आर्मेचर करंट और गति विशेषता विश्लेषण इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया एम्पियर में और ये हो गया RPM में जो भी है। तो अब ऑप्शन में देखो ये किस प्रकार का आरेख है, यानी ये वक्र किस प्रकार का है। आयताकार अति परवलय सही है, रेख यानी अनुपातिक नहीं, परवलयी नहीं, संतृप्त तक परवलयी और उसके बाद रेखिक नहीं, संतृप्त तक रेखिक और उसके बाद पश्चात परवलयी नहीं, तो आयताकार अति परवलयी। तो राइट आंसर क्या हो गया A। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त होती है। यानी इनमें से कौन सी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप जो अपकेंद्रीय पंप है उनमें प्रयोग की जा सकती है। शंट मोटर यानी ये लगभग नियत गति होती है, तो इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्रयोग कर सकते हैं। श्रेणी मोटर नहीं, संचयी यौगिक मोटर नहीं, विभेदीय यौगिक मोटर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा A, शंट मोटर। शंट मोटर का प्रयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी अपकेंद्रीय पंपों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। यानी डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रित करनी है। अब इसके लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति या रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति में जो वेरिएबल यानी आर्मेचर की वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, किसके द्वारा, एक वेरिएबल प्रतिरोध के द्वारा। तो इसमें वेरिएबल जो प्रतिरोध है वो कहाँ लगाएंगे। डीसी मोटर की चाल नियंत्रित कर रहे हैं, कौन सी मोटर है, शंट मोटर है। तो देखो किस प्रकार से आर्मेचर की वोल्टता नियंत्रण करना है, यानी डीसी शंट मोटर की आर्मेचर की वोल्टता नियंत्रित करने के लिए आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में एक वेरिएबल प्रतिरोध लगाया जाता है। तो ये हो गया डीसी शंट मोटर और इसकी आर्मेचर कंट्रोल विधि से गति नियंत्रण। अब देखो पूछा है ये जो रेजिस्टेंस है ये किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, तो ये आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, किस में है, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो गया, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, तो बी। अगला क्वेश्चन है, उच्च चाल वाले प्रत्यावर्तक अथवा टर्बो प्रत्यावर्तक के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। यानी वह प्रत्यावर्तक जिसकी गति उच्च है। उच्च गति वाले प्रत्यावर्तक में
सिलेंड्रिकल प्रकार का जो रोटर है वो काम में लिया जाता है, और निम्न गति वाले प्रत्यावर्तक है उसमें सेलिएंट पोल प्रकार का रोटर काम में लिया जाता है। तो इसमें उच्च गति का पूछा है, उच्च चाल वाले प्रत्यावर्तक का, तो उच्च चाल वाले प्रत्यावर्तक में सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। तो किस में है बेलनाकार, यानी सी ऑप्शन में देखो स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार। अगला क्वेश्चन है, कुंडली के घूमते रहने के लिए रोटर में कहलाने वाली युक्ति, यानी कुंडली के घूमते रहने के लिए मोटर में कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उल्ट दी जाती है, यानी मोटर में किसके द्वारा डीसी को एसी में परिवर्तित किया जाता है। यानी जब मोटर का जो आर्मेचर है वो घूर्णित होता है तो प्रत्येक अर्ध फेरे के बाद धारा की दिशा में परिवर्तन कौन करता है, यानी डीसी को एसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, डीसी मोटर के अंदर। तो मोटर के अंदर कम्यूटेटर यानी दिग परिवर्तक या इसे दिशा परिवर्तक भी कह सकते हैं के द्वारा डीसी को एसी में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी कम्यूटेटर के द्वारा धारा को प्रत्येक अर्ध चक्र के अंदर धारा की दिशा बदल दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी शेडेड पोल मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, उसके अंदर जो रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र है यानी घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर के अंदर क्या होता है, एक तो होता है मेन पोल जिसे हम सेलिएंट पोल कहते हैं, और एक होता है शेडेड पोल। तो मोटर की घुमाव की डायरेक्शन मेन पोल यानी सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की तरफ होती है, और शेडेड पोल के कारण ही घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेडेड रिंग द्वारा यानी शेडेड कुंडली द्वारा। तो किस में है, डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी शेडेड कुंडली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बराबर होता है, यानी एक प्रत्यावर्तक का तुल्यकालिक रिएक्टेंस इनमें से किसके बराबर होता है। अब ऑप्शन देखो क्या है, आर्मेचर का रिसाव प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिक्रिया प्रतिरोध, आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध का योग, आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध का अंतर, आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिबाधा का योग। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रतिरोध का योग, यानी लीकेज प्रतिरोध और ये जो प्रतिक्रिया प्रतिरोध है उन दोनों का योग के बराबर तुल्यकालिक रिएक्टेंस होता है। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की आपूर्ति से चल सकती है, यानी इनमें से कौन सी मोटर है जिसका प्रयोग एसी और डीसी दोनों प्रकार की आपूर्ति पर किया जा सकता है। तो हम एसी और डीसी दोनों पर एसी यूनिवर्सल मोटर हम कह सकते हैं, यानी फिर एसी श्रेणी मोटर कह सकते हैं, या यूनिवर्सल मोटर भी कह सकते हैं इसे, या सार्वत्रिक मोटर भी कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो एसी श्रेणी मोटर लिखा हुआ तो भी सही है, या यूनिवर्सल मोटर लिखा है तो भी सही है, या सार्वत्रिक भी लिख देते हैं, ऐसे यूनिवर्सल को हिंदी में सार्वत्रिक भी कहते हैं तो भी सही है। तो कौन सी मोटर हो गई, यूनिवर्सल मोटर। किस में है, ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होती है, यानी जो ये देगी ये मोटर, इनमें से किस प्रकार की मोटर के रोटर में टीथ यानी कोई दांते या वाइंडिंग नहीं होती है। तो किस में नहीं होती, देखो हिस्टेरेसिस मोटर होती है ना, उसका रोटर क्रोमो स्टील का चिकना बेलनाकार होता है, यानी क्रोमो स्टील का बनाया जाता है और चिकना बेलनाकार होता है। इसके रोटर है, इसमें ना तो कोई दांते होते हैं ना कोई वाइंडिंग की जाती है, और शैथिल्य आने के सिद्धांत पर यह मोटर घूर्णित होती है। तो कौन सी मोटर हो गई, यानी दांते और वाइंडिंग नहीं है, तो कौन सी हो गई, हिस्टेरेसिस मोटर। किस में है, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हिस्टेरेसिस मोटर। अगला क्वेश्चन है, पिंजर प्रेरण मोटर की 1/7वें दर
चाल से चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाले घटना को क्या कहता है? यानी जो इंडक्शन मोटर है वो 1/7वीं दर पर चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। यानी एक तो होता है क्रॉलिंग और एक होता है कॉकिंग। क्रॉलिंग तो क्या होता है कि 1/7वीं दर पर चलने की प्रवृत्ति क्रॉलिंग कहलाती है। और कॉकिंग क्या कहलाता है कि मेन तो देखो मोटर को शुरू करने का मुख्य कारण कॉकिंग ही होता है। और यानी कॉकिंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रोटर होता है उसकी स्लॉटों को तिरछाकरण करना, यानी तिरछा किया जाता है ताकि वो प्रचलित हो सके। तो मोटर को सामान्य शुरू करने का मुख्य कारण कॉकिंग होता है। इसके लिए रोटर की स्लॉटों को तिरछाकरण किया जाता है। तिरछाकरण करने को स्क्विंग कहते हैं। तो अब जो रोटर की स्लॉट होते हैं उसको तिरछा किया जाता है। उसमें जो स्लॉटों की संख्या होती है वो भी रूढ़ संख्या में होती है, यानी अभाज्य संख्या में कह सकते हैं, जैसे कि 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस प्रकार की संख्या होती है और स्लॉट तिरछे होते हैं, तो इनको हम कॉकिंग कहते हैं। तो इसमें क्रॉलिंग यानी 1/7वीं दर के बारे में पूछा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉलिंग। अगला क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किस से बना होता है? देखो ये ऊपर वाला सवाल है में बताया था मैंने कि हिस्टेरेसिस मोटर है उसके रोटर में ना तो कोई दांतें होते हैं ना कोई वाइंडिंग होती है और क्रोमो स्टील का चिकना बेलनाकार रोटर होता है। तो इसमें धातु पूछ लेगा किस धातु का बनाया जाता है? तो क्रोमो स्टील का बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, क्रोमो स्टील। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? अब देखो ऑप्शन देखो, कम वोल्टेज आपूर्ति, मशीन की अनुचित डिजाइन, मशीन में विकसित अनुकंप, उच्च भार, इनमें से कोई नहीं। तो क्रॉलिंग मोटर की विकसित अनुकंप है, यानी 1/7वीं दर पर चलने की प्रवृत्ति, यह मोटर की एक विकसित अनुकंप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोटर की विकसित अनुकंप। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उपपरिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए? यानी भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उपपरिपथ, यानी इसमें शक्ति उपपरिपथ का पूछा है, तो प्रत्येक शक्ति उपपरिपथ में वाटता का मान पूछे तो 3000 वाट और यदि बिंदुओं का मान पूछे तो 2। तो प्रत्येक शक्ति उपपरिपथ में 2 बिंदु या 3000 वाट जो भी कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वाट में पूछे तो 3000 वाट, यदि बिंदुओं की संख्या पूछे तो 2। जबकि लाइट एंड फैन उपपरिपथ के बारे में पूछ ले तो लाइट एंड फैन उपपरिपथ में यदि भार का मान पूछ ले तो 800 वाट और बिंदुओं की संख्या पूछ ले तो 10, यानी अधिकतम 10 बिंदु या 800 वाट जो भी कम हो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें शक्ति उपपरिपथ के बारे में पूछा है तो प्रत्येक शक्ति उपपरिपथ के अंदर भार का मान 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3000 वाट, किसमें? ई ऑप्शन में। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।